इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 12 है ये हमारा, सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में क्या है, कूलम्स लॉ की बात हो रही है। क्या चीज़ है, अब मैंने आपको बताया चार्जेस और इन सब की बात होती है, चार्ज वगैरह के बारे में पढ़ रहे होते हैं हम आगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर शुरू हो गया सारा प्रोसेस, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था सेकेंड ईयर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात होती है। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस। अब हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से बनती है, चार्जेस के फ्लो को हम करंट कहते हैं, सारी कहानी हम लैब में समझ चुके हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। कूलम्स लॉ क्या है, कह रहे हैं कि दो अगर चार्ज एक दूसरे के करीब होंगे या आसपास होंगे तो वो एक दूसरे पे कितनी एनर्जी लगाएंगे, कितनी फोर्स लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कि कोई फोर्स लगा रहे नहीं लगा रहे, क्या है, उसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। उसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ बुक में गिवन है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज। स्टैटिक का मतलब है रुके हुए, दो रुके हुए पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के साथ हैं, उनके ऊपर जो है दोनों एक दूसरे के बीच, उनके बीच में जो फोर्स आ रही है वेरीज डायरेक्टली। वो फोर्स किस तरह से वेरी करती है, चेंज होती है डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस विद ईच अदर। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ उसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, तो किस पे डिपेंड कर रही है, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस विद ईच अदर, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर जो वो एक दूसरे के साथ बनाते हैं। दूसरा, इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये था कूलम्स लॉ, ठीक है। ये किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, तो इसलिए उनके नाम पे ही है ये लॉ, ठीक है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उस पर इन्होंने ये लॉ दिया। तो क्या लॉ दिया था उन्होंने एग्जैक्टली, उन्होंने कहा था जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के Q1 Q2, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आर उसके स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। ये उन्होंने दिया था। और अब हमें पता है कि अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं और इक्वल्स करते हैं तो हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, हमारे केस में वो कांस्टेंट है के, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा कुछ यूँ, के यहाँ पे इसका कांस्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, सारा यही बात लिखी हुई है कि के कांस्टेंट है। और आगे चलें तो आगे वो बात कर रहे हैं कि कूलम्स जो है इसका ऐसा, ये जो फोर्स होती है ये इसमें जो है उन्होंने बताया है कि फोर्स का ये तो फोर्स ही है, तो फोर्स का यूनिट तो न्यूटन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जो चार्ज है ये क्यू जो है ना, ये चार्ज है। अब मैंने अभी तक हम दो तरह के क्यू पढ़ चुके हैं। पहला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डेल्टा क्यू, कैपिटल वाला क्यू जो था वो क्या था, हीट था। फिर मैंने आपको लैब में भी बताया था कि एक और क्यू होता है जिसको हम स्मॉल क्यू कहते हैं, वो होता है चार्ज, वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो ये वही वाला क्यू है, ठीक है, स्मॉल क्यू चार्ज। और इसका ऐसा यूनिट होता है हमारे पास कूलम, मतलब कैपिटल C लिख देंगे, दैट इज़ द चार्ज का यूनिट, ठीक है। के क्या है, कांस्टेंट है, जैसे मैंने बताया था उसकी वैल्यू ये है, के की वैल्यू। ये क्या है, द मेजर वैल्यू ऑफ के फॉर द फ्री स्पेस। अब ये क्या चीज़ है, फ्री स्पेस। देखें, चार्ज जब मौजूद होता है तो वो कंडीशन किस एटमॉस्फेयर में और किस कंडीशन में मौजूद है चार्ज, ये हमें पता करना होता है, ठीक है। चार्ज के एटमॉस्फेयर आगे पीछे क्या है। अब चार्ज कहीं पे भी मौजूद हो सकता है, वो एक फ्री स्पेस में हो सकता है, मतलब आसमान में, खला में, कहीं पे भी। वो किसी ऐसी जगह पे मौजूद हो सकता है जहाँ वैक्यूम हो पूरी तरह से, ठीक है, या वो पानी के अंदर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वो उसका मीडियम कहलाता है कि वो किस मीडियम में मौजूद है, किस एनवायरनमेंट में मौजूद है। जैसे हम कॉलेज के अंदर मौजूद होते हैं तो हम कहते हैं कि हम कॉलेज के एनवायरनमेंट में मौजूद है, ये हमारा मीडियम है कॉलेज। हम घर में मौजूद होते हैं, हमारा मीडियम होता है घर। इसी तरह चार्ज की बात करें तो उसके दो तीन अलग अलग मीडियम होते हैं। तो जो फ्री स्पेस है वो फ्री, खाली हवा में, आसमान में, स्पेस में, कहीं खला में है, तो वो उसकी बात होती है, ठीक है। अब ये जो चार्ज होता है ये कहीं पे भी किसी भी मीडियम में मौजूद होता है। अब उस मीडियम का जो है वो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है चार्ज के ऊपर, ठीक है। हाँ, अब वो कह रहे हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अदर इक्वेशन। अब अलग अलग मीडियम में अलग अलग के की वैल्यूज़ होंगी। अभी तो सिर्फ हमें फ्री स्पेस की बात बताइए, तो कह रहे हैं कि अगर हमें ये पता करना है कि अदर इक्वेशंस क्या होंगी, कैसे होंगी, अलग किसमें, विल अपीयर इन द थ्योरी लेटर,
ये आगे हमें आगे डिटेल में पता चलेगा। तो कह रहे हैं कि के की वैल्यू को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं π/4 एंड अनदर कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। ये है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बनाते कैसे हैं, ये आपने छोटा सा सी बनाना है, उसके बीच में एक डंडी लगानी है ऐसी सीधी, इसे कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है। ये एप्सिलॉन कहलाता है। और इसके साथ अगर मैं नीचे ज़ीरो का निशान लगा दूँ तो ये कहलाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट शो करता है फ्री स्पेस की परमिटिविटी को। इसको कहते हैं, ये किसका निशान है एप्सिलॉन, ये है परमिटिविटी का निशान, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस की बात करेंगे तो हम एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। ये न्यूमेरिकल में एमसीक्यूज में पूछी जाती है बात कि परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, और ऑप्शन बहुत सारे होंगे, तो आपने इसमें से एप्सिलॉन नॉट को शो करना है। या ये पूछा जा सकता है कि एप्सिलॉन नॉट लिख दिया और कहा कि व्हाट इज़ दिस, तो आपने बताना है दिस इज़ द परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ठीक है। अब परमिटिविटी क्या चीज़ है, परमिटिविटी होती है, इसकी डेफिनेशन लिख लो अपने पास, द एबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर टू क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब सम एनर्जी फ्रॉम द चार्ज। जो चार्ज मौजूद है किसी भी एटमॉस्फेयर में, तो वो अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ जो है एटमॉस्फेयर में भी तो छोड़ रहा होगा ना, दे रहा होगा। तो वो एटमॉस्फेयर की जो एबिलिटी है उस चार्ज की एनर्जी को स्टोर करने की, ठीक है, द एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी ऑफ चार्ज, ठीक है, वो वाली उस चीज़ को कहा जाता है हमें कहते हैं परमिटिविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास परमिटिविटी है, और जो है इसको एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं। तो के की वैल्यू इसी से निकली, के की वैल्यू का फॉर्मूला होता है एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है फ्री स्पेस के लिए। अगर कोई और मटेरियल होगा, कोई और मीडियम होगा, पानी हो गया, वैक्यूम हो गया, कुछ भी हो गया, उसका तरीका अलग होता है। फॉर्मूला ये लगाया जाता है 1/4 पाई, मगर जो है एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, उसमें कोई और सा एप्सिलॉन होता है, वो कहलाता है एप्सिलॉन आर, स्मॉल आर से शो करते हैं, और उसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। हम उसे शो करते हैं एप्सिलॉन आर से, और उसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है कि वो उस जो भी मीडियम है ना उससे रिलेट करता है। पानी है तो पानी की रिलेटिव परमिटिविटी, वैक्यूम है तो वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी, ये एक अलग चीज़ होती है। अभी हम सिर्फ के फॉर्मूला की बात करेंगे। के ये फ्री स्पेस का तो इन्होंने कांस्टेंट वैल्यू बता दी, याद कर लो, मगर फॉर्मूला होता है ये, और ये निकाला जाता है, ठीक है, ये निकाला जाता है, और इसमें इस फॉर्मूला के अंदर एप्सिलॉन की एक वैल्यू होती है, वो डाली जाती है। एप्सिलॉन की वैल्यू है ये, एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट वैल्यू है ये 8.85 दिस। ये भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है ये वैल्यू कि एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो आपने ये वैल्यू डालनी है, सही है। अब के की जगह उन्होंने के का जो ये फॉर्मूला था 1/4 पाई ये लिख दिया है, फॉर्मूला कुछ ये बन गया है। ये हमारे पास आखिर में कूलम्स लॉ की इक्वेशन है, ठीक है, ये है हमारा एग्जैक्ट कूलम्स लॉ, सही है। अब हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर ही रहे थे अभी, तो हम उसी को देख लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये सिंपल एप्सिलॉन जो है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है जो पूरी की पूरी मिलकर इन दोनों से मिलकर आई है, फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी से मिलकर। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए। ई आर ई नॉट यहाँ जाके डिवाइड हो गया तो ई डिवाइड बाई ई नॉट, ये यूज़ किया जाता है। और ये वैल्यूज़ जो होती हैं ज़्यादातर रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होती हैं। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ई की वैल्यू भी गिवन होती है, तब हमें ये रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बस आप ये याद कर लो, सही है। आगे इस टॉपिक में एक चीज़ और बता दी उन्होंने, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड वो चार्ज जो होता है उसका मैग्नीट्यूड मतलब जो क्यू है उसकी वैल्यू क्या होती है। किसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, सिंपल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है वो ये वैल्यू भी याद करने की है। ये क्यों याद कर रहे हैं हम और ये क्या हो रहा है सारी चीज़, ये जब आगे पूरा चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये ई है क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज़ हो रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी का क्या लेना देना है। अब अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बस डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया जाए, F इज इक्वल टू के Q1
अपॉन Q1 Q2 अपॉन R। मगर आगे जब हम पढ़ोगे ये जो पूरा चैप्टर इंशाल्लाह, तो आपको पता चलेगा कि सबका क्या लिंक है। ये सब आपको क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि ये है क्या। अभी भी इस पूरे टॉपिक में जो कुछ क्वेश्चन आए आपके माइंड में, आप मुझसे पूछना, ताकि फिर आपको ये रिजॉल्व हो जाएंगे ये सारे प्रॉब्लम्स, तभी आगे का पूरा जितने भी फर्दर टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं वो समझ आएंगे। ये बेसिक है, ये समझना ज़रूरी है। क्या बात हो रही है, दो चार्ज के बीच का फोर्स कैसे निकाला जाएगा, वो ये है। फॉर्मूला स्टेटमेंट गिवन है, फॉर्मूला बता दिया, के की वैल्यू का फॉर्मूला बता दिया है कैसे निकाली जाएगी। इसमें ई की वैल्यू क्या है, वो ये है ई नॉट की। के की वैल्यू फ्री स्पेस में क्या होती है, वो ये होती है। सारी डिटेल्स आपको बता दी है, ठीक है। ये 9 × 10⁻⁹ लिखा हुआ है और यहाँ अलग लिखी हुई है, ये भी फ्री स्पेस की वैल्यू है, ये भी फ्री स्पेस की वैल्यू है। यहाँ पे इसको जो है